जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध और डिटेल में बात करें तो खूनी रिश्ता पढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से इस लॉकडाउन में जो हम लोग बोर भी हो रहे हैं, कुछ उस बोर जोपन है हम लोगों के बीच में, उसे भी दूर किया जाए। कैसे कैसे पढ़ना है उसे सुनिए। ब्लड रिलेशन का स्टार्टिंग का बेस भी हमने समझाया है इसी वीडियो में। साथ में अलग अलग क्वेश्चन करवाए हैं, साथ में उसके सॉल्यूशन हैं, नए नए भी क्वेश्चन करवाए हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपके लिए करवाए जा रहे हैं, आपको पढ़ना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसे ध्यान दो। एक पेन और कॉपी ले लीजिए, स्टार्टिंग का बेस पूरा समझ लीजिएगा जहां तक हमने समझाया है। पेन और कॉपी लेने के बाद जैसे प्रश्न सामने लिखा हुआ है वहीं पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी कि रोक लीजिए। पेन कॉपी से खुद से सॉल्यूशन करिए। नीचे 4 ऑप्शन भी हैं प्रश्नों में। अगर आप एक बार में आंसर को जज कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, सुपर। नहीं जज कर पाते तो उसका सॉल्यूशन फिर देखिए। सारे क्वेश्चनों को हल करने के बाद सब कर जा रहे हैं, आपके सारे आंसर सही हैं, बहुत बढ़िया, आपको सल्यूट। नहीं अगर कर पा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन देखिए, अपनी प्रैक्टिस और अच्छी करिए, ताकि इसी टॉपिक का जब हम दूसरा वीडियो लेके आए तो प्रश्नों को और थोड़ा सा स्टैंडर्ड किया जाए। प्रश्नों को और स्टैंडर्ड करेंगे, लेवल ऊपर होगा तो फिर सॉल्यूशन करने में और मजा आएगा। एक लेवल वाइज हम लोग करते चलें कि ठीक है, जैसे इस वीडियो में क्वेश्चन है, यहां तक का कमांड है, फिर थोड़ा सा और ऊपर लेवल, वैसे भी क्वेश्चन हम लोग कर ले। फिर नेक्स्ट और कोई वीडियो इसी टॉपिक का और अच्छे क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि कुछ बोरपन हमारा भी दूर होगा, जो बोर आप हो रहे होंगे खाली बैठ के, आपका भी दूर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध यानी खूनी रिश्ता। खूनी रिश्ता ऐसे बोल रहे हैं भाई, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध है। आइए स्टार्ट करते हैं। रक्त संबंध। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक हम लोग ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। अगर 5 सिंबल और 2 लाइन का 2 नोट अच्छे से समझ लीजिए तो लेवल 1 का क्वेश्चन और 2 का हो या 3 का हो, किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को इस 5 सिंबल के अलावा किसी भी छठवें सिंबल की आवश्यकता नहीं है और 2 लाइन के अलावा किसी भी तीसरे नोट की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टार्टिंग में बेस बातें पहले कर लेते हैं, फिर सामने क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, हम लोग उसका डायग्राम समझते हुए चलेंगे। अच्छे से अगर इस पूरे वीडियो को आप वॉच कर लीजिए तो ब्लड रिलेशन में किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, आपको पढ़ना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए। अपने से कॉपी कलम लेके रेडी रहिए। आप सामने क्वेश्चन को देखकर अपने से गलत सलत कुछ भी डायग्राम बनाओ जरूर। जितने लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो भी आप जैसा बना सकते हैं वैसा बनाइए जरूर, कि हाँ आप किस टाइप का डायग्राम बना रहे हैं। अगर जो सामने 5 ऑप्शन रहेगा आपका आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं मैच कर रहा है तो फिर उस प्रश्न का आगे सॉल्यूशन देखिए कि हाँ कैसे कैसे क्या डायग्राम बनता है। आइए कुछ बेसिक बातें पहले कर लें, फिर आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर। सिंबलों की बात करें, चिन्हों की बात करें तो सबसे पहले ट्रायंगल का सिंबल है। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। इस पूरे चैप्टर में कभी भी अगर पुरुष की बात होगी तो उसे सदैव हम ट्रायंगल से इंडिकेट करेंगे। अगर कभी भी महिला की बात होगी तो उसे सदैव हम सर्किल से इंडिकेट करेंगे। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, इस पूरे चैप्टर में अगर कभी भी पुरुष की बात होगी तो उसे सदैव ट्रायंगल से इंडिकेट करेंगे, महिला की बात होगी तो उसे सदैव सर्किल से इंडिकेट करेंगे। दोनों ये बहुत ही इजी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सिंबल की तरफ। तो एक खड़ी लाइन का सिंबल है, एक पीढ़ी का अंतर यानी 1 जनरेशन गैप। हिंदी में लिखा हुआ एक पीढ़ी का अंतर। क्या है इसका मतलब, उसको ध्यान से समझिए। मैं अगर यहां पर हूं, पुरुष हूं, तो ट्रायंगल से इंडिकेट किया जाऊंगा। इस सिंबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, ये बेसिक बातें अभी सीख रहे हैं। एक पीढ़ी का अंतर के लिए खड़ी लाइन इंडिकेशन। मैंने यहां से एक सेंटेंस बोला, मेरे पिता, तो मेरे पिता मुझसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, तो यानी मुझ में और मेरे पिता में 1 जनरेशन का गैप है, यानी एक पीढ़ी का अंतर है। तो एक खड़ी लाइन इंडिकेशन, एक मैंने यहां ट्रायंगल बना दिया। तो इस डायग्राम को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि ये मेरे कौन है, पिता है। यहां पिता लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंबल को देख के आसानी से हम लोग समझ जाएंगे।
मैंने सेंटेंस बोला मेरा पुत्र, तो मेरा पुत्र मुझसे एक पीढ़ी नीचे, यानी एक ऐसा इंडिकेशन, खड़ी लाइन, और पुत्र बोले तो एक ट्रायंगल बना दिया। मैंने अगर यहां से सेंटेंस बोला होता मेरी पुत्री, तो बस यहां सर्किल। सेंटेंस मैंने बोला होता मेरी माता, तो एक पीढ़ी पर ये जो ट्रायंगल बना है यहीं पर ये सर्किल बन जाता। आगे बात करते हैं, मैंने यहां से सेंटेंस बोला मेरे दादाजी, तो दादा का मतलब यानी पिता के पिता, वन जनरेशन गैप का सिंबल है, एक ट्रायंगल है, एक पीढ़ी पर मेरे पिता हैं, और मुझ में और दादा में 2 पीढ़ी का अंतर होगा। मैं यहाँ हूँ एक पीढ़ी ऊपर, ये मेरे पिता, फिर यहाँ से वन जनरेशन गैप का सिंबल, एक ट्रायंगल और बना दें, तो बिना दादा लिखे यहाँ पर हम लोग देख कर बता सकते हैं डायग्राम को कि एक पीढ़ी पर मेरे पिता और पिता के पिता, यानी ये मेरे कौन है, दादा है। इसी प्रकार से जितने भी पीढ़ी हम लोगों को ऊपर जाना होता है, हम लोग सिंबलों को आसानी से बना बनाकर उतने ऊपर जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, यानी सिंबल नंबर 4 की तरफ। सेम जनरेशन यानी कि समान पीढ़ी, उसके लिए एक सीधी लाइन का इंडिकेशन है। इसका इंडिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, मैं यहां पर हूं तो मैंने कहा मेरा भाई, भाई कभी एक पीढ़ी ऊपर होगा नहीं, एक पीढ़ी नीचे होगा नहीं, मेरा भाई, तो मेरे बगल में सेम जनरेशन एक ट्रायंगल बना दे, तो ये कौन है, मेरा भाई। सेम जनरेशन समान पीढ़ी के लिए एक सीधी लाइन है इंडिकेशन। मैंने यहां से सेंटेंस बोला मेरी बहन, तो बहन कभी एक पीढ़ी ऊपर या नीचे होगी नहीं, मेरे बगल में सेम जनरेशन एक सर्किल, तो यानी ये कौन है, मेरी बहन। चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, ये सब के सब सेम जनरेशन यानी समान पीढ़ी में आते हैं। आगे बात करते हैं 5वें सिंबल के लिए। शादीशुदा का सिंबल है इक्वल टू। इस पूरे चैप्टर में, टॉपिक में कभी भी शादीशुदा की बात होगी तो उसका इंडिकेशन हम लोग सदैव इक्वल टू से करेंगे। मैं यहां पर हूं, मैंने ये कहा मेरी पत्नी, पत्नी कभी एक पीढ़ी ऊपर होगी नहीं, एक पीढ़ी नीचे होगी नहीं, सेम जनरेशन पे ये सिस्टर बहन है। शादीशुदा की बात हो रही है मेरी पत्नी की, तो मेरे बगल में इक्वल टू का सिंबल एक सर्किल, यानी कभी भी शादीशुदा की बात होगी तो उसका इंडिकेशन किससे, इक्वल टू से। चाचा चाची, उसके बीच में इक्वल टू। एग्जाम्पल माता पिता, उसके बीच में इक्वल टू, यानी शादीशुदा जितने भी लोग होंगे उसके लिए इक्वल टू का सिंबल। आगे बढ़ते हैं इस 5 सिंबल के आगे। हाँ, कुछ बातें और। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सिंबल पहचानने में समस्या होती है, सिंबलों को हम लोग यहाँ आसानी से पहचान सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें रिलेशन पहचानने में समस्या होती है। जब प्रश्न थोड़ा लेंदी होता है तो कैसे बुआ या उनके सास ससुर किसका कैसे निर्धारण किया जाए, इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो अगर कुछ बेसिक बातें आपको मालूम है, एग्जाम्पल चाचा, मामा, दादा, नाना, भतीजा, भांजा, अगर ये सब बेसिक चीज़ें आप जानते हैं तो चाहे जितना भी बड़ा प्रश्न हो या जैसा भी प्रश्न हो, रिश्तों को पहचानने के लिए सिंबलों के माध्यम से वहां तक का रिलेशन जानने के लिए आपको कुछ भी अलग से और विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस बेसिक बातें अगर आपको मालूम है तो रिलेशन चाहे जितना भी बड़ा होगा, हम लोग उसका भी आंसर बड़ी आसानी से निकालेंगे। इस 5 सिंबल के बाद इस 2 नोट को समझते हैं। नोट नंबर 1, जो कहता है, कहने वाला यानी स्पीकर, बोलने वाला, जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। ये बनाने का मतलब क्या है, तो इस नोट के माध्यम से हम लोग ये सीख रहे हैं कि पूरे इस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, कभी भी इस चैप्टर में जो बोलने वाला होगा वक्ता यानी कि स्पीकर। अब सोचिए ये बोलने वाला कौन कैसे होगा, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, पुरुष कह रहा है, बोल रहा है, तो पुरुष बोलने वाला हुआ। राम की तरफ इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण बोल रहा है, लक्ष्मण स्पीकर हुआ। तो नोट नंबर 1 हम लोगों को क्या कह रहा है कि जो भी कहता है यानी बोलने वाला स्पीकर, उसे हम बाद में बनाते हैं। इसका मतलब कि उसका डायग्राम हम लोगों को सदैव बाद में बनाना है। जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम पहले बनाते हैं। क्या है इसका मतलब, एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। एक कोई फोटो लगी हुई है मेरे सामने, तो मैंने कहा क्या, उस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, पुरुष बोल रहा है, स्पीकर है, वो तस्वीर है।
तो हम लोग जब भी प्रश्न का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो मन में कंफ्यूजन होती है कि पहले तस्वीर बनाएं कि पुरुष को बनाएं। तो बस नोट नंबर 1 को अनुसरण कर लीजिएगा। जो भी स्पीकर होगा कहने वाला, उसका चित्र सदैव बाद में, वो व्यक्ति के तात्पर्य पुरुष महिला दोनों से, वो व्यक्ति जिसके बारे में बोल रहा होगा उसको हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। फिर से एग्जाम्पल सुनिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है या एक पुरुष ने कहा। पुरुष कह रहा है, स्पीकर है, किसके बारे में कह रहा है? तस्वीर के बारे में। तो तस्वीर का डायग्राम हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, पुरुष उसके बाद बनेगा। तो नोट नंबर 1 बस मैसेज क्या कह रहा है? जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। फिर से एग्जाम्पल सुनिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। पुरुष बोल रहा है, स्पीकर है, कहने वाला है। किसकी ओर इशारा कर रहा है? महिला की ओर। तो हम लोगों को इस पुरुष और महिला में डायग्राम पहले किसका बनाना है? तो महिला का बनाना है। जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है उसे पहले बनाते हैं। उम्मीद है नोट नंबर 1 आपको समझ आया होगा। आइए नोट नंबर 2 की तरफ। नोट नंबर 2 को हमने शॉर्टकट में क्या लिखा है? बस सदैव से का की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, इस से के ऊपर कॉमा लगा हुआ है, इस का के ऊपर कॉमा लगा है। इस से पे नहीं लगा है, पहले से पर लगा है और का पे लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? सदैव से का की तरफ चलते हैं। पूरे चैप्टर पे ये नियम होगा, ध्यान रखिएगा। किसी पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चनों की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये एकदम बेसिक रूल है जो कि हर टाइप के क्वेश्चनों पे फॉलो करता है। नोट नंबर 2 है सदैव से का की तरफ चलते हैं। कोई प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया और उसका ये मान लीजिए डायग्राम बना। ये कोई प्रश्न था, उसको हम लोगों ने सॉल्यूशन किया तो उसका ये डायग्राम बना। तो इसका अर्थ है क्या? इस नोट को हम लोग समझे कैसे? लिखा हुआ है सदैव से का की तरफ चलते हैं। इसका मतलब क्या है? रक्त संबंध के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके लास्ट में देखिए तो शब्द होता है बताएं इस महिला से आ रहा है, पुरुष का आ रहा है। इस महिला से पुरुष का क्या संबंध है? और कैसे होते हैं शब्द? तो बताएं राम से लक्ष्मण का क्या संबंध है। देखिए से और का शब्द आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर प्रश्न में से और का हो। जिन प्रश्नों में से का नहीं होता है तो उसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला, बताएं राम और लक्ष्मण आपस में किस प्रकार संबंधित है। बहुत ईजी होता है, वैसे भी हम लोग एग्जाम्पलों की बात करेंगे। दूसरा कैसे? से का तो होगा और नियम भी यही होगा कि सदैव से का की तरफ चलते हैं। तो से का की तरफ चलने पर जो सही आंसर होता है वो ऑप्शन में नहीं दिखाया जाता है, उल्टा दिखा दिया जाता है का से की तरफ वाला। तो ध्यान रखिएगा, अगर से का की तरफ चलने पर जो सही आंसर आ रहा है वो नहीं लिखा हुआ है और 4 ऑप्शन दर्शाए गए हैं, उन 4 में कोई भी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 4 ऑप्शन अलग अलग रिलेशन के दर्शाए जा रहे हैं, से का की तरफ जा रहे हैं, जो आंसर आ रहा है वो नहीं है, तो कॉमन सी बात है का से की तरफ वाला हम लोग डिसाइड करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे हल्की सी भी कंफ्यूजन हो रही हो तो इस डायग्राम पे देखिए, बहुत आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। ये पुरुष है, ये भी पुरुष है, ये महिला है। ये पुरुष नंबर 1, पुरुष नंबर 2। कोई प्रश्न था, उसका हम लोगों ने डायग्राम बनाया, ये बना है डायग्राम। उस प्रश्न के लास्ट में देखिए सीन क्या है, तो बताएं पुरुष नंबर 1 से, तो ये है पुरुष नंबर 1। सेंटेंस सुनिएगा, पुरुष नंबर 1 से महिला का, ये है महिला का क्या संबंध है। प्रश्नों के लास्ट में इसी टाइप के शब्द होते हैं। लक्ष्मण का राम से क्या संबंध है, रेखा से रहीम का क्या संबंध है। यहां सेंटेंस क्या है, पुरुष नंबर 1 से महिला का क्या संबंध है। नोट नंबर 2 आपको मैसेज क्या दे रहा है, सदैव से का की तरफ चलते हैं। से यहां पर है, का यहां पर लिखा है, तो हम लोग से का की तरफ जाएंगे। से किधर, का की तरफ। का से की तरफ नहीं आना है। रिलेशन अगर हम लोग जब डिसाइड करेंगे तो किधर से करेंगे, से का की तरफ। 1 जनरेशन गैप का सिंबल है, इक्वल टू का है। एक पीढ़ी नीचे आए, पुत्र, पुत्र की ये कौन, पत्नी, तो से का की तरफ आए तो पुत्र की पत्नी लगेगी क्या, पुत्र वधू अर्थात बहू लगेगी। ये थे 2 नोट। एक नोट नंबर 3 की अगर ओरल बस बात करें, नहीं इसे लिखना है, बस एक बार ध्यान से समझना है नोट नंबर 3 के बारे में। अगर आप अपवाद किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं, चाहे आप जितने सुपर एग्जाम का भी कोई भी प्रश्न सॉल्व करिए, बैंकिंग का हो
कहीं का भी हो, IAS PCS का, CSAT का, जितना भी सुपर से सुपर क्वेश्चन हो, तो बस हमारे नोट नंबर 3 को ध्यान रखिएगा। नाम के आधार पर कभी भी लिंग का निर्धारण यानी कि जेंडर का निर्धारण नहीं करते हैं। जैसे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पंकज ने कहा, तो पंकज ने कहा, अब पंकज नाम सुन के हम लोग पंकज को पुरुष नहीं बना देंगे। कब हम पुरुष बना सकते थे? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पंकज कहता है, तो ये सेंटेंस पे बना है, जो शब्द दिया हुआ है कहता है, पंकज कहता है तो पुरुष, नेहा कहती है तो महिला। लेकिन अगर सेंटेंस है एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पंकज ने कहा, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नेहा ने कहा, दोनों में सेंटेंस ने कहा, तो ने कहा के आधार पे हम लोग जेंडर का डिसीजन नहीं कर सकते और नाम के आधार पे भी जेंडर का डिसीजन नहीं कर सकते हैं। बस इसी चीज को ध्यान रखिएगा कि नोट नंबर 3 एक आपको मैसेज दे रहा है, कभी भी पूरे चैप्टर में हम लोग नाम के आधार पर किसी के लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। ये थी कुछ बेसिक बातें। अब इसके बाद हम लोग यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजें और सुन लीजिए। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हो, कोई अलग से कोई मैजिक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये 5 सिंबल और ये 2 लाइन का 2 नोट और जो एक नोट नंबर 3 के बारे में अभी चर्चा हम लोगों ने किया, ये इतनी बातें अगर आपको मालूम है तो 101% मैं आपको रिटर्न लिख के देने के लिए तैयार हूं। आपको किसी भी सुपर से सुपर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना ही छठवां सिंबल सीखने की जरूरत है, ना ही कोई अदर नोट सीखने की जरूरत है। हां, बस डायग्राम बनाने पर थोड़ी सी अच्छी सी प्रैक्टिस, जो इसी वीडियो में हम लोग आगे सीखेंगे। और सही अगर इस्तेमाल करना आप जानते हैं, यही बातें जो सामने लिखी हुई हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, भतीजा आएगा कि भांजा आएगा, भतीजा भांजा कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो प्रश्न सब कुछ इंडिकेट करता है। अगर प्रश्न इंडिकेट नहीं करता है तो उसका ऑप्शन इंडिकेट करता है। कैसे एक बार में आप सटीक डिसीजन ले, इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। स्टार्टिंग में 1-2 बेसिक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, फिर टोटल नए क्वेश्चन हम लिखते जाएंगे। सामने को जब क्वेश्चन लिख लेंगे, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, कॉपी पेन लेकर रेडी रहिए। जैसे क्वेश्चन आपको मिला, आप खुद से डायग्राम बनाइए। सही आंसर अगर आप निकाल ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, सुपर। नहीं अगर निकाल पाए हैं, फिर भी प्रैक्टिस करना है। कैसे उस प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको सीखना है। आइए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। बेसिक एकदम नॉर्मल इजी अभी क्वेश्चन लिखे हैं, जस्ट इसके बाद से अच्छे नए क्वेश्चन लिखना चालू करेंगे। एक बेसिक क्वेश्चन पहले समझिए, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े, कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, नोट नंबर 1 याद करिए, जो कहता है यानी स्पीकर वक्ता, उसे बाद में बनाना है। वो व्यक्ति जिसके बारे में कहेगा उसे पहले बनाना है। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, स्पीकर कौन है? ये पुरुष स्पीकर है। तो ये स्पीकर है, तो नोट नंबर 1 ने क्या कहा था? जो कहेगा उसे बाद में, यानी पुरुष को बाद में बनाना है। पहले किसको बनाना है? महिला को। ये है वो महिला। क्या इसे महिला लिखने की कोई आवश्यकता है? भाई सर्किल है तो महिला ही है, पढ़े हम लोग इससे पहले ही, लेकिन हम इसको यहां पर महिला जरूर लिख दे रहे हैं। बस इसको लिखने का हमारा तात्पर्य क्या है कि किसी प्रश्न हो सकता है 5-6 महिलाएं आ जाएं एक साथ, तो सब तो गोली रहेंगी। तो बस ये हम लोगों का ये लिखने का तात्पर्य है कि वो कौन सा चित्र है जिसको हमने सबसे पहले बनाया है। इसको लिखने का बस हमारा इंडिकेशन यही है। आपको महिला नहीं लिखना है, मत लिखिए, कोई इंडिकेशन कर लो, स्टार बना दो, परसेंट बना दो, ट्रायंगल बना दो, कुछ भी, ट्रायंगल नहीं सॉरी, स्टार, परसेंट, हैश, कुछ भी बना दीजिए। बस इसको लिखने का हमारा तात्पर्य यह है कि ये सबसे पहला चित्र है जिसको हमने बनाया है। इसकी ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा था, यह है स्पीकर पुरुष, यानी स्पीकर वक्ता जो बोलने वाला है। क्या इसने कहा? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी प्रश्न में जैसे आपको स्पीकर मिल जाए तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बना लो कि ये प्रश्न ना आप हल कर रहे हैं ना हम,
ये स्पीकर खुद ब खुद अब इस प्रश्न को हल करता है। ये स्पीकर जैसा जैसा बोलेगा हम वही कर देंगे, खुद ब खुद ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, पुरुष ने कहा क्या, यानी स्पीकर ने कहा क्या, इसके पिता, किसके पिता, तो इस महिला के, इनके पिता एक पीढ़ी ऊपर, यानी 1 जनरेशन गैप का सिंबल। पिता बोला जा रहा है तो पुरुष ही होंगे, ट्रायंगल। पिता अब यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। स्पीकर ने कहा इसके पिता का एकमात्र पुत्र, यानी इनके पिता का इकलौता पुत्र, इनका जो इकलौता पुत्र होगा वो इनसे एक पीढ़ी नीचे होगा। ये जब सिंबल पढ़ रहे थे तो 5 सिंबल में कहीं से भी तिरछा सिंबल हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो छठवां सिंबल यानी नया सिंबल आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर इसको इसके साथ जोड़ा कैसे जाए, तो स्पीकर ने कहा है कि इसके पिता का एकमात्र पुत्र, यानी इनका ये इकलौता पुत्र है, इनकी ये कौन, बेटी, इनका इकलौता बेटा ये है, तो इन्हीं दोनों के बीच सेम जनरेशन, समान पीढ़ी लगा दीजिए। स्पीकर ने कहा, ध्यान से समझिएगा, इसके पिता का इकलौता पुत्र, यानी ये बस एक बेटा है, मेरे पिता है, ये लिखा हुआ ना, एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। कौन बोल रहा है, स्पीकर, कि इसके पिता का इकलौता बेटा ये मेरा पिता है, इसको स्पीकर अपना पिता बोल रहा है, तो स्पीकर खुद ब खुद उठकर एक पीढ़ी नीचे से यहां पर आ जाएगा, मिट जाएगा स्पीकर यहां से। तो महिला से पुरुष का क्या संबंध है, नोट नंबर 2 को याद करिए, सदैव से का की तरफ, महिला से, ये है महिला से, किसका, पुरुष का। तो इन 3 में वो पुरुष कौन है, एस लिखने से आसानी से हम लोग समझ गए, तो ये है सबसे पहला डायग्राम, वो पुरुष का क्या संबंध है। नीचे 4 ऑप्शन है, याद करिए। नोट नंबर 2, सदैव से का की तरफ, से यहां लिखा है, का यहां लिखा है, हम लोगों को से का की तरफ आना है। इन सिंबलों को हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि आसानी से किसी भी रिश्ते की पहचान कर लें। अब अगर हम से का की तरफ आए तो इससे इधर आए तो ये भाई, और भाई का लड़का, तो भाई का लड़का लगेगा क्या, भतीजा। ऑप्शन कौन सा, सी। नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या लिखा हुआ है एक बार पूरा हम पढ़ देते हैं। के जे का भाई है, जे वाई की माता है, वाई टी की बहन है, टी का विवाह क्यू के साथ हुआ है, एस जे का पिता है, एस को केवल एक पुत्री है, एस का विवाह आर के साथ हुआ है, के डी का भाई है, यू डी का ससुर है। तो डी किस प्रकार वाई से संबंधित है। सबसे इजी तरीका, अपनी पेन कॉपी लेके बस बैठिए, जैसा जैसा प्रश्न वाला कह रहा है बस वही करिए, उतना ही दिमाग में रखिए, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है। सबसे पहले देखें तो के जे का भाई है। अच्छा, के जो है वो भाई है किसका, जे का। तो के अगर भाई है तो ये तो भाई ठीक है, पुरुष है, क्योंकि भाई है। भाई किसका है, जे का, तो सेम जनरेशन पे जे होगा। हम लोगों को जे का जेंडर भी निर्धारित नहीं है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। जे वाई की माता है, मालूम चल गया। जे जो है ये माता है, माता है तो कॉमन सी बात है महिला होगी। किसकी माता है, तो वाई की माता है, तो वाई इससे एक पीढ़ी नीचे है। अब भी वाई का जेंडर नहीं मालूम। आगे बढ़ते हैं। वाई टी की बहन है, ये वाई बहन किसकी है, बहन है तो महिला, किसकी, टी की, तो वाई के साथ सेम जनरेशन पे टी। वाई का जेंडर मालूम है, टी का जेंडर भी नहीं मालूम। टी का विवाह क्यू के साथ हुआ है, ये टी भी शादीशुदा है, और इसका विवाह किसके साथ, तो क्यू के साथ हुआ है। तो टी का विवाह हुआ है तो टी इक्वल टू क्यू, टी का विवाह क्यू के साथ हुआ है। अब टी और क्यू में कौन पुरुष है कौन महिला है यह भी हम लोग को मालूम नहीं है, बस ये मालूम है कि दोनों आपस में शादीशुदा है, इसलिए इक्वल टू का सिंबल लगा है। आगे बढ़ते हैं। एस जे का पिता है, एस जो है वो जे का पिता है, भाई जे यहां पर है, इसके पिता कौन है, एस, तो एक पीढ़ी ऊपर होंगे एस, और पिता है तो कौन होंगे, पुरुष ही होंगे। एस को केवल एक पुत्री है,
इस एस की केवल एक पुत्री है। भाई पुत्र हो सकता है ना, एक पुत्री का इंडिकेशन यानी एस की दो पुत्रियां नहीं हो सकती हैं। भाई पुत्र हो सकता है, तो हाँ एकदम सही है, एस को केवल एक पुत्री है। एस का विवाह आर के साथ हुआ है। इस एस का विवाह किसके साथ? आर के साथ, इक्वल टू आर। अब हम लोगों को मालूम है ये पुरुष शादीशुदा का सिंबल, तो कॉमन सी बात है आर महिला होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। के डी का भाई है। के जो है वो भाई है किसका? डी का। डी एक नया पर्सन है, तो सेम जनरेशन डी। के भाई है किसका? डी का। डी का जेंडर अभी हम लोगों को मालूम नहीं है। यू जो है वो डी का ससुर है। फिर से एक नया शब्द आ रहा है यू, और यू जो है वो डी का ससुर है। तो ये यू जो है वो डी का अगर ससुर है, यू डी का ससुर है। अब डी का जेंडर अभी हम लोगों को नहीं मालूम है। तो यहां एक लाइन क्या थी कि एस को केवल एक पुत्री है, एस की केवल एक पुत्री है और सब के सब सेम जनरेशन पे हैं। तो सिंपल सी बात है, जब इसकी केवल एक पुत्री है तो ये तो पुरुष ही होगा। डी का जेंडर हम लोगों को मालूम चल गया। यू जो है वो डी का ससुर है। यू है ससुर किसका? तो डी का। यानी इसकी जो पत्नी होगी महिला, उसके पिता कौन? यू। क्यों हो जाएंगे पिता? क्योंकि ये ससुर है। किसके ससुर है? तो डी के। तो डी के पत्नी के पिता लगेंगे इसके ससुर। ये है इस प्रश्न का पूरा डायग्राम। पूछा क्या गया, एक भी स्टेप हमने अपने मन से कुछ भी नहीं किया, जैसा इसने कहा है बस हम वही करते चल रहे हैं। तो डी किस प्रकार वाई से संबंधित है? ये डी किस प्रकार वाई से संबंधित है? अच्छा, डी की पत्नी कौन है ये अभी हम लोगों को नहीं मालूम है। प्रश्न में ये भी कुछ नहीं बताया गया है कि कुल इतने सदस्य हैं। तो प्रश्न वाले ने पूछा तो डी किस प्रकार वाई से संबंधित है? ये है डी, ये है वाई। इस डी का बताना है डी किस प्रकार वाई से संबंधित है। से शब्द यहां पर है। नोट नंबर 2, सदैव से का की तरफ। का नहीं दिया हुआ है, डी के बारे में पूछ रहा है, लेकिन से दिया है तो से हमें डी की ही तरफ आना है। एक पीढ़ी पर ये माता, माता का भाई कौन? मामा। मामा का भी भाई हम लोगों को मालूम है मामा ही लगेगा। आइए अब देखते हैं ऑप्शन पर। मामा तो इसमें कहीं से ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। माता का भी आंसर हो नहीं सकता, पिता का भी आंसर हो नहीं सकता। ये पुरुष है तो कभी आंटी आंसर नहीं हो सकता। तो हम लोगों को मालूम है चाचा हो, मामा हो, इन सबको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अंकल। वैसा ऑप्शन हम लोगों के सामने जिस एग्जाम में पूछा गया था वैसा ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है अंकल। तो सही एकदम आंसर क्या? अंकल। नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एम बी की माता है। बस जैसा प्रश्न वाला कह रहा है बस हम वही करते चलेंगे। ये एम जो है वो माँ है तो महिला है, और किसकी माता है? तो बी की। तो बी इनसे एक पीढ़ी नीचे। बी का जेंडर हम लोगों को नहीं मालूम, अपने मन से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ए एम का पति है। इस एम का पति कौन? ए। तो इक्वल टू के सिंबल पर ए। पति है, कॉमन सी बात है, पुरुष है। पति की बात की जा रही इसीलिए इक्वल टू का सिंबल लगा है। एन बी का एकमात्र भाई है। एन जो है वो बी का इकलौता भाई है। तो सेम जनरेशन एन, और एन क्या है? भाई है, तो क्या होगा? पुरुष होगा। ये यहां पर एन है। आगे बढ़ते हैं। सी का विवाह एन के साथ हुआ है। सी का विवाह किसके साथ? तो एन के साथ। तो एन के साथ इक्वल टू के सिंबल पर सी, और एन पुरुष है तो कॉमन सी बात है ये महिला है। क्यू सी की एकमात्र संतान है। क्यू जो है वो सी की इकलौती संतान है। तो जेंडर नहीं मालूम है क्यू का, तो चाहे सी से नीचे करें या एन से करें दोनों बात एक है, क्योंकि दोनों आपस में पति पत्नी है। तो क्यू इकलौती संतान है, एक पीढ़ी नीचे। जेंडर नहीं मालूम, हम अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे। एक एक स्टेप बस पढ़ते हुए चल रहे हैं। एन को कोई बहन नहीं है।
इस n की कोई बहन नहीं है, और यहां पे लिखा हुआ था n जो है b का एकमात्र भाई है, और इस n की कोई बहन नहीं होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि b का जेंडर जो होगा वो पुरुष का ही होगा, क्योंकि n की कोई बहन नहीं है। अब ये n b का एकमात्र भाई, तो ये n जो है b का एकमात्र एक तो भाई है ही, n को कोई बहन नहीं है। j a का पिता है, j जो है वो a का पिता है, तो a से एक पीढ़ी ऊपर j, और j पिता है तो पुरुष है। तो a किस प्रकार c से संबंधित है, ये a किस प्रकार c से संबंधित है, से शब्द यहां है, का नहीं दिया हुआ इसमें। जरूरी नहीं कि हर प्रश्न में से और का हो, कई टाइप से अलग अलग प्रश्न बनते हैं। इस a को बताना है ये कैसे c से संबंधित है, c के पास से दिया हुआ है, तो यहां से हमको इधर जाना है, a से c की तरफ नहीं आना है। आइए देखते हैं। पति, पति का भाई यानी देवर, उनकी माता यानी सास, और उनके पति यानी ससुर। चार ऑप्शन में चाचा भतीजी ससुर भतीजी भतीजा में ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी यानी कि ससुर। सही आंसर ऑप्शन बी नोट करिए, ससुर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लिखा हुआ है ए माता है यू तथा टी दोनों की, यानी ये ए जो है वो माँ है तो महिला है, किसकी किसकी माता है, यू तथा टी दोनों की। तो इनसे एक पीढ़ी नीचे यू, सेम जनरेशन पे यू के साथ टी। नहीं अभी हमें यू का कोई यहाँ पे जेंडर मालूम है, नहीं टी का। आगे पढ़ के देखते हैं। यही सारी चीजें आपको ध्यान देना होता है कि अपने से आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। टी बहन है जे की, ये टी बहन है तो महिला होगी, किसकी बहन है, तो जे की। जे यहां तो यू लिखा हुआ है तो इसी के साथ सेम जनरेशन पे जे। जे पुत्र है एम का, ये जे पुत्र है तो पहले तो ये पुरुष है, किसका पुत्र है, तो एम का पुत्र है। अच्छा ये तीनों आपस में सेम जनरेशन पे है, इसका गार्जियन है एम और इसके गार्जियन ए भी है, तो सिंपल सी बात है कि ए के पति कौन हो जाएंगे, एम। क्यों, क्योंकि जे के गार्जियन है और जे की माता है ए, तो एम जो गार्जियन होंगे वो पिता होंगे। जे पुत्र है एम का। आगे बढ़ते हैं। पी का विवाह यू के साथ हुआ है। पी का विवाह किसके साथ, तो यू के साथ। तो यू के साथ इक्वल टू के सिंबल पर पी। जेंडर अभी हमें इन दोनों में से किसी का नहीं मालूम, छोड़ देते हैं। यू पुत्र वधू है, जैसे सेंटेंस आया पुत्र वधू यानी कि महिला है, तो यू महिला है, सर्किल बना दिया। तो कॉमन सी बात है, इक्वल टू का सिंबल है तो ये पुरुष हो गया। यू पुत्र वधू है के की, ये यू बहू है, किसकी बहू है, के की। तो इसका मतलब कि ये बहू है के की, तो यू के पति हैं पी, इनके जो गार्जियन होंगे वो है के का जेंडर अभी हम लोगों को नहीं मालूम है। के की पूछ दिया, उसके बाद उसने प्रश्न कि पी किस प्रकार एम से संबंधित है, यानी इस पूरे प्रश्न में के का जेंडर निर्धारित नहीं है। पी किस प्रकार एम से संबंधित है, एम यहां पर है, पी यहां पर है, तो एम से किसका रिलेशन बताना है, पी का। नोट नंबर 2 याद करिए, सदैव से का की तरफ जाते हैं। का नहीं दिया है, से दिया है, तब भी हम लोग से पी की तरफ ही आएंगे। इससे इधर आए पत्नी, उससे एक पीढ़ी नीचे बेटी, तो यानी इनकी भी बेटी, और बेटी का ये पति है, यानी कि क्या, दामाद। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए दामाद। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एल की केवल 2 पुत्रियां हैं, यू तथा पी। इस एल की केवल 2 पुत्रियां हैं, तो एल से एक पीढ़ी नीचे यू, सेम जनरेशन पी, दोनों पुत्री हैं तो सर्किल। लेकिन एल का जेंडर भी हम लोगों को नहीं मालूम कि एल पुरुष है या महिला है, क्योंकि ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। पी का विवाह के साथ हुआ है, पी महिला है, इसका विवाह के साथ, तो इक्वल टू के सिंबल पर के, पुरुष ही होगा, सिंपल सी बात है। के पिता है एस का, ये के जो है, सॉरी यहां पे कॉमा है, के पिता है एस का,
ये के पिता है किसका, एस का, तो इससे एक पीढ़ी नीचे एस। एस का जेंडर अभी नहीं मालूम, आगे देखते हैं। एस दामाद है वाई का, ये एस दामाद है, दामाद है तो कॉमन सी बात है पुरुष ही होगा, और दामाद किसका है तो वाई का है। तो इसका मतलब क्या कि इसकी जो पत्नी है कौन है ये नहीं मालूम, उसके गार्जियन कौन, तो एस दामाद है वाई का, तो वाई यहां पर, वाई का जेंडर अभी हम लोगों को नहीं मालूम है, एल का नहीं मालूम है और वाई का नहीं मालूम है। सब आपस में देखिए एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, कुछ भी अलग से जोड़ने के लिए नहीं करना है। यू का विवाह क्यू के साथ हुआ है, इस यू का विवाह किसके साथ, क्यू के साथ, तो इक्वल टू के सिंबल पर क्यू, ये महिला तो ये पुरुष। यदि, इसके बाद कह रहा है यदि जेड पुत्र वधू है पी की, जेड जो है वो पुत्र वधू है, किसकी, पुत्र वधू का मतलब बहू, जेड बहू है पी की, तो भाई पी तो यहां पर है और जेड बहू है, तो ये एस की पत्नी मालूम चल गई कि ये है जेड। प्रश्न वाला बता रहा है यदि जेड बहू है किसकी, पी की, तो जेड यानी ये जेड किस प्रकार एस से, एस यहां पर है, से शब्द भी इसी के साथ है, एस से संबंधित है। नोट नंबर 2, से इधर आएंगे तो कौन लगेगी ये पत्नी, तो 4 ऑप्शन में सही आंसर कौन सा, बी। नोट कर लीजिए। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जे कॉमा टी की बहन है, ये जे जो है वो बहन है, बहन है तो महिला है, किसकी बहन है, टी की, तो टी इसके साथ सेम जनरेशन पे। टी का जेंडर हम लोगों को अभी मालूम नहीं है। टी का विवाह डी के साथ हुआ है, इस टी का विवाह हुआ है डी के साथ, तो टी के साथ इक्वल टू के सिंबल पर कौन, तो डी। नहीं टी का भी जेंडर मालूम है, नहीं डी का। आगे पढ़ते हैं। डी आर का पिता है, ये डी पिता है तो पुरुष हो जाएगा, और जैसे ये पुरुष हुआ वैसे इसका जेंडर मालूम चल गया, क्योंकि दोनों आपस में शादीशुदा हैं, ये पुरुष तो ये कौन, टी महिला, और ये डी जो है वो आर का पिता था, ये डी पिता है किसका, आर का, तो इसकी संतान आर, इससे एक पीढ़ी नीचे। जेंडर नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। एम एच का पुत्र है, एम जो है वो पुत्र है और किसका पुत्र है, एच का। कहां पर लिखे एम को, कहां पर लिखे एच को, अभी समझ नहीं आ रहा है। सबसे सिंपल तरीका इस पूरे चैप्टर के लिए, सबसे सुपर क्वेश्चन के लिए भी, ये सब तो अभी बेसिक अभी क्वेश्चन है, इसके आगे और अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उन क्वेश्चनों के लिए भी जब कभी भी आपको ना समझ आए उस लाइन को छोड़ते जाओ, आगे बढ़ो। इस लाइन को हम छोड़ रहे हैं इसलिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं कि एम एच का पुत्र है, एम का जेंडर मालूम है, एच का नहीं मालूम, इस लाइन से। टी एच की सास है, एम जो है वो एच का पुत्र है और टी जो है एच की सास है, का ये टी सास है किसकी, एच की सास है, बिल्कुल सास है, ये महिला है। अब एच की सास है तो इसका मतलब आर के साथ इक्वल टू के सिंबल पे एच को आना ही आना है, लेकिन अभी हम इसको क्यों नहीं बना रहे हैं, हो सकता है प्रश्न अभी आगे है और है, हो सकता है आर के साथ और कोई हो सेम जनरेशन पे, भाई या बहन, उसके साथ एच का रिलेशन हो, तभी तो टी सास लगेगी। इसलिए अपने मन से कोई भी जल्दबाजी नहीं, कंफ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा है, इस लाइन को भी अभी छोड़ दे रहे हैं। डी को केवल एक पुत्र है, डी का केवल एक पुत्र है, तो ये कौन हो जाएगा, पुरुष। डी को केवल एक पुत्र है, ये पुरुष अभी बस हमने बनाया क्यों है, क्योंकि सामने बस डी का भी एक संतान आर दिख रहा था। अगर इसे नहीं बनाना है छोड़ दीजिए इसको भी। आगे पढ़ते हैं। डी को केवल एक पुत्र तथा कोई पुत्री नहीं है, तो सिंपल सी बात है, यही है वो पुत्र। जिस लाइन को हम लोग छोड़े थे उसको देखिए, डी का केवल एक पुत्र है, वो है आर, कोई पुत्री भी नहीं है। लाइन हमने क्या छोड़ा था, एम एच का पुत्र है, टी एच की सास है, टी जो है वो सास है किसकी, एच की। आर पुरुष हो गया तो आर के साथ इक्वल टू के सिंबल पर एच, महिला हो जाएगी। टी जो है वो एच की सास भी हो जाएंगी। कैसे, ये पति, ये पुत्र, और ये पुत्र की पत्नी यानी बहू, ये बहू तो ये सास हो गई। एम
जिस लाइन को छोड़े थे, एम एच का पुत्र है। एम पुत्र किसका है? एच का। तो एच से एक पीढ़ी नीचे कौन? एम। और एम पुत्र है तो कौन? पुरुष। आगे बढ़ते हैं। जे का विवाह बी के साथ हुआ है। जे का विवाह किसके साथ? बी के साथ। इक्वल टू के सिंबल पर बी, ये महिला तो ये पुरुष। एल बी की पुत्री है। एल किसकी पुत्री है? बी की। तो बी से एक पीढ़ी नीचे कौन? 1 जनरेशन गैप पर एल। पुत्री है तो महिला है। एल पुत्री है किसकी? बी की। एल किस प्रकार टी से संबंधित है? ये एल किस प्रकार टी से शब्द यहां पर है। नोट नंबर 2 वही, से का की तरफ का नहीं दिया है, से दिया है। कहां तक पहुंचना है? एल तक। इधर आए तो ये बहन, बहन का पति यानी जीजा बहनोई लगेगा। और उसकी लड़की, तो यानी कि बहन की ही लड़की, तो बहन की लड़की होगी कौन? यानी भांजी या भतीजी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, खुद जिस एग्जाम में पूछा हुआ था वहां पर ऑप्शन भी ऐसा दर्शाया गया है, भतीजी ऑब्लिक भांजी। तो सही आंसर कौन सा? ऑप्शन ए। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। टी कॉमा डी की बहन है। ये टी, ध्यान रखिएगा हर प्रश्नों को हल करते समय हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जैसा प्रश्न वाला कह रहा है बस हमको वही करना है। ये सब इतने इजी चैप्टर होते हैं कि इन चैप्टरों को एक बार अगर अच्छे से पढ़िए, मेहनत कर दीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस और ऊपर होता है, जो दूसरे चैप्टरों में आपको मदद मिलती है। टी कॉमा डी की बहन है। ये टी बहन है तो महिला है, और किसकी बहन है? डी की। तो सेम जनरेशन पे डी। डी का विवाह पी के साथ हुआ है। इस डी का विवाह किसके साथ? पी के साथ। तो इक्वल टू के सिंबल पर पी। नहीं हमें डी का जेंडर मालूम है, नहीं अभी पी का। पी कॉमा एम का पुत्र है। पी जो है वो एम का पुत्र है। ये पी पुत्र है तो कौन होगा? पुरुष। और किसका पुत्र है? एम का। तो इसके गार्जियन है एम। एम का जेंडर नहीं मालूम अभी हमको। और ये पुरुष है, शादीशुदा है, तो कॉमन सी बात है डी कौन? महिला। आगे बढ़ते हैं। टी कॉमा जे की माता है। ये टी माँ है किसकी? जे की। तो इनसे एक पीढ़ी नीचे कौन? जे। टी माता है जे की। वाई यू का पिता है। वाई जो है यू का पिता है। कहीं पर वाई और यू नहीं है। जब कभी भी आपके साथ ऐसे प्रश्नों को हल करते समय दिक्कत हो तो जो चीज़ नहीं है भी, या तो वाई यू का पिता है, ये वाई पिता है तो पुरुष है, और किसका पिता? यू का। यू इससे नीचे। कॉपी में अलग बना के कहीं छोड़ दो, नहीं बनाना है तो इस लाइन को ही अंडरलाइन करके अपने प्रश्न में कहीं पर भी ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो दिमाग में इंडिकेट करके छोड़ दो कि हमने अभी कुछ अधूरा छोड़ा भी है। वाई यू का पिता है। वाई को केवल एक पुत्र तथा केवल एक पुत्री है। वाई यू कहीं नहीं है। ना भी हमको ये समझ आया, नहीं अभी हमको ये समझ आया, छोड़ दीजिए। यू कॉमा टी की पुत्री है। यू किसकी पुत्री है? टी की। टी की पुत्री है यू, तो जे के साथ सेम जनरेशन पे यू पुत्री तो महिला। जे का जेंडर अभी हमको नहीं मालूम है, छोड़िए। क्यू कॉमा डी का पुत्र है। क्यू जो है वो डी का पुत्र है, तो डी से एक पीढ़ी नीचे कौन? क्यू। और क्यू है कौन? पुत्र है किसका? डी का। ये जो जे के साथ यू को हम बनाए हैं, स्पेस कम होने की वजह से यू को हम मिटा के इधर बनाते रहे, और यू थी कौन? तो महिला थी। क्यू पुत्र है किसका? डी का। हाँ, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। कुछ अंडरलाइन करके भी छोड़े हैं जो हमको नहीं समझ आया था। वाई यू का पिता है। वाई जो है यू का पिता है। यू के पिता कौन है? वाई। ये यू का सहोदर, सहोदर का मतलब भाई बहन, जेंडर नहीं मालूम है। ये माँ, टी यू की माँ है और वाई पिता है, तो इसका मतलब टी के साथ इक्वल टू के सिंबल पर वाई, और हो कौन जाएगा? पुरुष, क्योंकि पिता हो जाएगा। ये लिखा हुआ है कि वाई यू का पिता है। वाई को केवल एक पुत्र तथा केवल एक पुत्री है। इस वाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, तो एक पुत्री तो है, तो ये कौन हो जाएगा? पुत्र। सभी का जेंडर मालूम चल गया, किसको छोड़कर? एम को। छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। जहां पे भी जेंडर नहीं मालूम चल रहा है, प्रश्न वाला नहीं बता रहा है, आपको अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। या तो कुछ वैसा ऑप्शन बनाकर दिया जाएगा, या तो उससे रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं जा रहा होगा। पी किस प्रकार टी से संबंधित है? ये है पी, ये है टी।
ये P किस प्रकार T से संबंधित है, से शब्द यहां से, तो T से जाना है P के पास, P से T मत आइए, T से जाना है कहाँ, P के पास। सेम जनरेशन का सिंबल इधर कहीं ये बहन हो जाएगी, बहन का पति कौन लगेगा, यानी कि बहनोई यानी कि जीजा लगेगा। इस प्रश्न के ऑप्शन में भी जीजा ऑब्लिक साला दिया गया है, लेकिन साला की यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। मालूम इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो जीजा होगा इस 4 ऑप्शन के आधार पर। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर लिखा हुआ है Q, T की बहन है। ये Q जो है बहन है किसकी, T की, साथ में सेम जनरेशन पे T का जेंडर नहीं मालूम। T, D की माता है, T जो है माता है महिला, आगे पढ़ने पे मालूम चल रहा है T माता है किसकी, D की, तो इसके एक पीढ़ी नीचे D। T को केवल एक पुत्र है, इस T का केवल एक पुत्र है, यानी 2 पुत्र नहीं हो सकते, तो हो सकता है D पुत्री हो। भाई पुत्री के लिए मना नहीं किया है ना, T को केवल एक पुत्र है, ये नहीं उसने कहा है कि T की केवल एक संतान है, दोनों में काफी अंतर है। उसने कहा T को केवल एक पुत्र है, तो अभी हम यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसका जेंडर हम नहीं बना देंगे कि एक पुत्र है तो यही वो पुत्र है। हो सकता है यही हो सकता है कि D महिला हो और उसका केवल एक पुत्र और कोई हो, तो आगे पढ़ते हैं, अंडरलाइन करके भी छोड़ दे रहे हैं। D, J का भाई है, D जो है वो भाई है किसका, J का, भाई है तो पुरुष है, किसका भाई है, J का, तो J के साथ सेम जनरेशन पे। अब जिसको अंडरलाइन किए तो उसको देखिए, T का केवल एक पुत्र है, तो कॉमन सी बात है J कौन, महिला। J का विवाह M के साथ हुआ है, इस J का विवाह किसके साथ, M के साथ, इक्वल टू के सिंबल पर M कौन हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, क्योंकि ये महिला, भाई वी आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं, ये महिला शादीशुदा है, तो कॉमन सी बात है ये पुरुष होगा। इंडिया में ही पॉसिबल है, इंडिया के बाहर नहीं। समझ ही रहे होंगे इसके आगे। जे का विवाह M के साथ हुआ है, Y, M की पुत्री है, Y जो है वो M की पुत्री है, तो चाहे M से नीचे करे या J से, बात एक ही है, Y पुत्री है, दोनों में हम कहीं से भी नीचे कर सकते हैं, महिला हो जाएगी। तो J किस प्रकार Q से संबंधित है, ये J किस प्रकार Q से शब्द यहां लगा है। नोट नंबर 2, से का की तरफ, का नहीं दिया है यानी J के पास ही आना है। इससे इधर आए, सेम जनरेशन का सिंबल बहन, एक पीढ़ी नीचे बहन का लड़का यानी कि भतीजा या भांजा बोल सकते हैं, उसकी बहन यानी कि भतीजी या तो भांजी, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन C, भतीजी ऑब्लिक भांजी। नोट करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर, एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। नोट नंबर 1, जो कहता है उसे बाद में, जिसके बारे में कहा जाता है उसे सबसे पहले। तो एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, महिला स्पीकर है तो एक सर्किल बना ले रहे हैं, ये स्पीकर वो महिला, और इस महिला ने एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कहा था। बस नोट नंबर 1 का अनुसरण करिए, जो भी कहेगा उसे बाद में, जिसके बारे में कहा जाएगा उसे पहले। तो पुरुष को हम सबसे पहले बना रहे हैं, ये है वो पुरुष। बस पुरुष क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला डायग्राम है जो ये हमने बनाया, ट्रायंगल है तो पुरुष है। बोलने वाला कौन है, तो एक महिला है, स्पीकर है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जब वो प्रैक्टिस करते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, तो बड़ा वो कंफ्यूज हो जाता है, मेहनत करता है, तो कई बार कि सर आप कभी स्पीकर इधर बनाते हैं, हम लोग इधर बनाए कि इधर बनाए या ऊपर बनाए, तो ये सब कुछ भी कंफ्यूजन आपको नहीं वो कर रहा है, इसका निर्धारण हम आप नहीं करते हैं, ये खुद ब खुद हो जाता है। आप चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ या कहीं पर भी बनाइए, इसका निर्धारण खुद ब खुद हो जाता है। इस प्रश्न से आसानी से आप समझ सकते हैं। एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ये है पुरुष, ये स्पीकर महिला बोल रही। जैसे स्पीकर मिल गई, हमें मालूम है ये सबसे इजी प्रश्न है, ये जैसा जैसा बोलेगी हम वही कर देंगे, आंसर खुद ब खुद आएगा। स्पीकर ने क्या कहा, इसके ससुर। इसके ससुर का मतलब कि एक पीढ़ी पर तो इसके पिता हो जाएंगे, इसके ससुर को इंडिकेट करना है, तो यानी इसकी एक पत्नी हो, ये हम अपने मन से बना रहे हैं सेंटेंस के हिसाब से। इसके ससुर का मतलब इसकी जो पत्नी है उसके पिता लगेंगे ससुर।
स्पीकर ने कहा इसके ससुर यानी पत्नी के पिता, ये है ससुर। लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ससुर डायग्राम देख के मालूम है, इक्वल टू का सिंबल, पत्नी के पिता ससुर ही होंगे। तो स्पीकर कह रही है इसके ससुर के पिता, यानी इनके भी पिता, एक पीढ़ी पर ये। स्पीकर को ध्यान से देखिए वो क्या बोल रही है, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, इनको स्पीकर अपना ससुर बता रही है। तो यानी अगर इनके बेटे के साथ स्पीकर की शादी होगी भाई तभी तो ये ससुर होंगे, यानी ये स्पीकर उठकर खुद ब खुद इनके पुत्र के बराबर के सिंबल पे आ जाएगी। कुछ यहाँ स्पीकर देखिए खुद ब खुद यहाँ आ रही है सेंटेंस के हिसाब से, हम आप निर्धारण नहीं कर रहे हैं, इसको मिटा दीजिए। पूरा डायग्राम आपस में जुड़ गया। तो बताएं महिला से, ये है वो महिला, सबसे पहले पुरुष का, इन तीनों में ये है वो पुरुष का क्या संबंध है। नोट नंबर 2, से का की तरफ, इससे इधर आए पति बेटी, और बेटी का पति क्या लगेगा, दामाद, यानी ऑप्शन कौन सा, डी। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। अगर आप प्रश्न को सही से पढ़ते नहीं हैं, क्या उस प्रश्न में लिखा हुआ है, थोड़ा सा जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, तो जितने भी अच्छे प्रश्न होंगे आप वहां पे छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, फाइनली आपका आंसर गलत आता है। इस प्रश्न को भी हल करने में जिसने जिसने जल्दबाजी की होगी, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि इस प्रश्न का आंसर है स्वयं का, लेकिन इस प्रश्न का आंसर कभी स्वयं का नहीं होगा। क्यों नहीं है, बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, ध्यान से इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। आपको जो भी क्रॉस करना होगा आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, फिर से कहेंगे हम फिर से समझा देंगे। फिलहाल अगर एक ही बार आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको फिर से समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम लोगों का सॉल्यूशन करने पर आंसर आया होगा स्वयं का, लेकिन ये गलत आंसर है स्वयं का। सही आंसर क्या है आइए देखते हैं। एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, नोट नंबर 1, जो कहता है वो बाद में, जिसके बारे में कहा जाता है उसे पहले। आदमी कह रहा है यानी कि आदमी यानी पुरुष, किसकी ओर इशारा करते हुए, फोटोग्राफ। तो भाई फोटोग्राफ किसकी, पुरुष या महिला की, ये नहीं मालूम, तो एक बस बॉक्स बनाकर छोड़ दीजिए। ये है फोटोग्राफ, इसकी ओर इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है, यानी ट्रायंगल ही होगा, स्पीकर है। भाई फोटोग्राफ चित्र बोले तो बस एक बॉक्स बना के छोड़ दिया करिए। एक आदमी ने कहा क्या, मेरा ना तो कोई भाई है न ही कोई बहन, यानी स्पीकर ने इशारा किया इसकी तरफ, फोटो की तरफ, और बता दिया अपने बारे में कि भाई मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, यानी इसके साथ सेम जनरेशन पर कोई ट्रायंगल और कोई सर्किल ऐसे नहीं हो सकता, कोई भाई और बहन नहीं है। स्पीकर ने इशारा किया था फोटोग्राफ की तरफ, बोल दिया अपने बारे में, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। ध्यान रखिएगा स्पीकर के लेफ्ट राइट में कोई भी भाई बहन नहीं हो सकता है, इसलिए मिटा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, कोई भाई बहन नहीं है, इसका मतलब ये इकलौती संतान है। फिर उसके आगे देखिए, किंतु इस आदमी का पिता, बोल कौन है, स्पीकर, किंतु इस आदमी का पिता, फोटोग्राफ उसने आदमी बोला इसलिए हमने इसको ट्रायंगल बना दिया, आदमी का मतलब पुरुष है। ध्यान रखिएगा अगर ये बोलता व्यक्ति का पिता तो हम कभी पुरुष ना बनाते हैं, क्योंकि व्यक्ति का तात्पर्य पुरुष महिला दोनों से हो सकता है। व्यक्ति को कभी पुरुष मत मानिएगा, ये गलती ना करिएगा। आप किसी भी किताब, किसी भी बोर्ड के एक सॉल्यूशन को, आंसर को, किसी भी प्रश्न को चेक कर सकते हैं, व्यक्ति का तात्पर्य पुरुष महिला दोनों से होता है। व्यक्ति बोलता तो हम बॉक्स ही बना छोड़ देते हैं, उसने बोला आदमी इसलिए हमने ट्रायंगल बनाया है। किंतु इस आदमी का पिता, यानी इसका पिता एक पीढ़ी ऊपर, ये मेरे पिता का मतलब स्पीकर के पिता एक पीढ़ी ऊपर, ये स्पीकर क्या रहा है, मेरा कोई भाई बहन तो नहीं है, किंतु इस आदमी का जो पिता ये, वो मेरे पिता का, यानी स्पीकर के जो पिता ये है, उनका पुत्र है। फिर से ध्यान से समझिए, स्पीकर ने कहा इस आदमी का जो पिता ये है वो मेरे पिता का पुत्र है, यानी इसको
स्पीकर अपने पिता का पुत्र बता रहा है, तो भाई कॉमन सी बात है कि फिर स्पीकर के साथ इसको हम सेम जनरेशन पे जोड़ें। और जैसे आप सेम जनरेशन पे जोड़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, स्पीकर का कोई भाई नहीं हो सकता, कोई बहन नहीं हो सकती है। स्टार्टिंग में भी हम लोग समझे हैं। तो फिर कैसे होगा सोल्यूशन, फिर से अच्छे से एक बार देखो। बहुत अच्छा प्रश्न है। स्पीकर ने कहा इसका पिता मेरे पिता का पुत्र है। अगर ये पुत्र है इसी के पिता का, तो दोनों के बीच में सेम जनरेशन लग रहा है। अच्छा, इसका कोई भाई हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या कि ये खुद कौन है, तो ये वही स्पीकर का ही डायग्राम है। यानी ये खुद स्पीकर का ही चित्र था यहाँ पर ये, और ये स्पीकर के पिता जो यहाँ से एक पीढ़ी ऊपर है वो यहीं पर आ जाएंगे, ये इतना मिट जाएगा। पूछा क्या, तो वह किसका फोटोग्राफ था, ये है फोटोग्राफ। तो ये किसका फोटोग्राफ हुआ, तो स्पीकर से देखें तो एक पीढ़ी नीचे किसका फोटोग्राफ होगा, तो उसके पुत्र का होगा। इन 4 ऑप्शन में से एकदम सही राइट आंसर क्या, उसके पुत्र का। मैक्सिमम लोग अगर जल्दबाजी किए होंगे तो आपको लगता है कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वयं का। नहीं, यही छोटी छोटी कमियां हम लोगों को अपनी सुधारनी है। आप खुद देख रहे होंगे कि कुछ अलग से यूनिक हमने अलग से अनोखा इसमें नहीं किया है। जैसा वो कह रहा है हम वो पढ़ते हुए कर रहे हैं, अपने मन से एक्स्ट्रा कोई अलग से हमारी सोच नहीं है। हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है, तो भाई ये जो कहेगा हम उसको ध्यान देंगे, ये आसानी से सॉल्व होगा। नोट कर लीजिए इस प्रश्न का सोल्यूशन।